गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आरती आप सभी का नोटबुक आईएएस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप बढ़िया से पढ़ रहे आओगे। आप हमें डेली फॉलो करें तो आपको पता है कि क्या करते हैं हम डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। जो भी एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आर्टिकल डिस्कस करते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे आपको नॉलेज इंक्रीज होगी, आपके मेंस के मतलब अगर मेंस आप दे रहे हो तो मेंस में आंसर राइटिंग के काम भी आ सकता है। डाटा भी ऐड करते हैं हम, थॉट्स भी ऐड करते हैं। तो क्या करेंगे, सारी चीज़ें ऐड करेंगे क्योंकि जो भी एग्जाम्स है ना, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, आर तो चलो आ ही गया, ज़्यादा टाइम बचा नहीं उसको। तो आई होप आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली होगी। आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, जो भी चीज़ें हैं आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। तो जो भी एग्जाम होने वाला आप अच्छे से परफॉर्म करिए ताकि आपका जल्दी से सिलेक्शन हो, आप घर वालों को गुड न्यूज़ दें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो डेली करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स के, जो आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं वनडे एग्जाम हो या फिर कोई डिटेल वाला एग्जाम हो, आपका एग्जाम से जरूर पूछा जाएगा। साथ ही क्या करते हैं, करंट अफेयर्स तो डिस्कस करती हूँ यहाँ पे मैं, उसके साथ ना कुछ फैक्चुअल डाटा भी डाल देती हूँ जो स्टैटिक पोर्शन होता है, जो आपके किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर आप मुझे फॉलो करें तो आपको पता होगा कि हम चीज़ें कैसे कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास। पहले कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है व्हाइट पेपर एंड ब्लैक पेपर। आपने जो पढ़ रहे होगे ये व्हाइट पेपर ब्लैक पेपर, किसी को समझ में आ रहा होगा, किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर्स के लिए ना न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, ना ही कोई मैगजीन्स लेते हैं, वो यूट्यूब वगैरह से देखते हैं। तो जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स वगैरह वो सिर्फ यूट्यूब से हमारी वीडियोस देख करके करंट अफेयर्स कवर करते हैं। उनको हम बताएंगे कि व्हाइट पेपर क्या है, ब्लैक पेपर क्या, क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाएगा क्योंकि अभी चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, तो अगर बात करें व्हाइट पेपर की, देखिए इसमें क्या लिखा, वी सेव्ड इकोनॉमी फ्रॉम अ क्राइसिस, गवर्नमेंट ने कहा है। जो भी रूलिंग पार्टी होती है, देखिए जो रूलिंग पार्टी होती है ना, वो निकालती है व्हाइट पेपर, उसको बोलते हैं व्हाइट पेपर। ठीक है, और जो भी अपोजिशन पार्टी होती है, विरोधी दल, जो विपक्षी दल होता है हमारा, जो विपक्षी पार्टी होती है उस टाइम जो, वो निकालते हैं ब्लैक पेपर। व्हाइट पेपर में क्या करेंगे, व्हाइट पेपर में ये लोग जो भी जैसे 10 साल पुरानी जो गवर्नमेंट रही है कांग्रेस की, इन्होंने हमारी जो रूलिंग पार्टी, उन्होंने क्या किया, उनकी कमियां गिनाई कि इस टाइम ये हुआ था, इस टाइम ये हुआ था, इस टाइम ये हुआ था। और जो ब्लैक पेपर निकालेगी गवर्नमेंट, वो बताएगी रूलिंग पार्टी की कमियां क्या क्या है। तो कुछ हो ना हो, वो उनकी आपसी लड़ाई की वजह से जो भारत की जनता है उनको पता चलता है कि भाई इस वाली पार्टी ने इतना गलत किया था, इस वाली पार्टी के ये लूप होल्स रहे हैं। तो एक तरीके से आइडिया लग जाता है मोटा मोटा कि हमें किसे चुनना चाहिए। लेकिन अगर बात करें ना, तो जैसे देखिए, अगर रूलिंग पार्टी ने अभी जो भी व्हाइट पेपर निकाला है उसमें उन्होंने बताया ही नहीं है कि जो पुरानी गवर्नमेंट रही है जो 2014 तक, उन्होंने कुछ अच्छे काम भी तो किए हैं। तो होता यही है कि जब गवर्नमेंट ऐसी चीज़ें निकालती है तो हमें सारी चीज़ें पता चलती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव सारे एस्पेक्ट्स पता चलते हैं। देखिए किसमें क्या कहा, फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण है, लेज अ व्हाइट पेपर ऑन इकोनॉमी, इट सेज यूपीए 10 ईयर्स इन ऑफिस क्रिएटेड एन इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ऑफ कंट्री। बोल रहे कि इन्होंने क्या किया, एकदम लॉस ही लॉस कराया है, नुकसान ही नुकसान कराया है। तो इसके अपोज में जो ब्लैक पेपर रिलीज किया गया है, जो हमारी विपक्षी दल, उन्होंने क्या बोला है, कांग्रेस चीफ जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, रिलीज किया उन्होंने थर्सडे को ब्लैक पेपर, और कहा है कि फेलर ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, मिस्टर कारगे डिस्क्राइब द लास्ट 10 ईयर एज अ पीरियड ऑफ इनजस्टिस। मतलब ये बोल रहे हैं इन्हें कि क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, और जो पुरानी गवर्नमेंट, जो हमारे विपक्षी दल है, वो बोल रहे हैं क्या है, पीरियड ऑफ इनजस्टिस। मतलब एक दूसरे को ब्लेम गेम खेल रहे हैं यहाँ पर, ये चीज़ें देखने को मिल रही। तो आपको बस याद रखना है कि व्हाइट पेपर क्या है, ब्लैक पेपर क्या है। ठीक है, इसमें देखिए क्या लिखा, व्हाइट पेपर फ्लैग्स इन्फ्लेशन बैड डेब्ट। जो व्हाइट पेपर अभी हमारी गवर्नमेंट ने जारी किया है यूपीए गवर्नमेंट के बारे में, क्या बताया उन्होंने, फ्लैग्स इन्फ्लेशन के बारे में बताया है, बैड डेब्ट के बारे में बताया, बट उन्होंने क्या नहीं बताया है, बूम ग्रोथ, जो 2008 में जो मंदी वगैरह आई थी उससे कैसे निकले हैं, कैसे डेवलपमेंट हुआ, हमारी इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ी है, ये सारी चीज़ें नहीं बताई गई। सेफ्टी ड्यूरिंग 2008 क्राइसिस, जो 2008 में क्राइसिस आया था इकोनॉमी का, उसमें क्या हुआ था, हमारे जो मनमोहन सिंह जी ने, उन्होंने बहुत चालाकी से, बहुत सूझबूझ के साथ उस क्राइसिस से भारत को बचाया था। अच्छी अच्छी नीतियाँ लेकर आए थे इंडिया को रिकवर करने के लिए, और वो अपने आप में काम भी किया था। ये चीज़ें डिस्कस नहीं की गई हैं, ये यहाँ पे आर्टिकल में बोला गया है। ठीक है, आप इसका याद रखिएगा। अगर देखिए इसमें लिखा है द वाइट पेपर चेरी पिक्स डाटा टू टेल द ट्रूथ अबाउट यूपीए फेलर्स एंड द एनडीए गवर्नमेंट सक्सेस विदाउट टचिंग अपॉन यूपीए सक्सेस और इट्स ऑन फेलियर हेयर आर। मतलब उन्होंने बोला है यहाँ पर कि ये जो
अभी रूलिंग पार्टी उसने क्या किया, यूपीए गवर्नमेंट की सारी फेलियर्स बताई हैं कि इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया, लेकिन उनकी सक्सेसफुल चीज़ें वो नहीं बताई हैं। और अपनी क्या बताई, आपने सिर्फ तारीफ की है कि हमने ये किया है, हमने ये किया है, हमने ये किया, लेकिन आपने नेगेटिव चीज़ें नहीं बताई हैं। तो क्या इस तरीके से करने का फ़ायदा क्या होता है, ये लोगों को अट्रैक्ट करने का तरीका होता है। जो हमारे जनता है, जो लोग हैं, मतलब जो वोट वोट हमारा वोट बैंक है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए चीज़ें की जा रही हैं, ताकि इन फ्यूचर क्या हो कि हमें अच्छे से ज़्यादा वोट मिले। देखिए होता क्या है, जैसे अभी जो रूलिंग पार्टी है, आपको पता ही है उनके मतलब देशभक्त मतलब पूरे कितने फैले हुए हैं ऑल ओवर इंडिया में, बीजेपी के सपोर्टर्स कितने ज़्यादा हैं। तो वो क्या करेंगे, वो वही चीज़ें फैलाएंगे जो बीजेपी ने अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं, और क्या करेंगे जो यूपीए गवर्नमेंट्स की नेगेटिव चीज़ें रही हैं वो मार्केट में मतलब ऑल ओवर इंडिया में कोने कोने में चीज़ों लोगों को ऐसी चीज़ें फैलाएंगे। इससे क्या होगा कि जो बीजेपी गवर्नमेंट उसकी जो इमेज है ना वो अच्छी बनेगी कि भाई ये गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी है, इसने ये किया है, इसने ये किया है। और जो पुरानी गवर्नमेंट थी उन्होंने अच्छे काम नहीं किए, तो जो आने वाले इलेक्शंस होंगे उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा अफेक्ट करता है ये चीज़ें। तो इसलिए भी चीज़ें अभी की जा रही हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा है, यूपीए सरकार के 10 सालों के कार्यकाल 2004 से 2014 के दौरान आर्थिक प्रदर्शन की जांच करने वाला श्वेत पत्र जो है, तो अगर आपसे पूछता है कि श्वेत पत्र क्या करता है, पुरानी गवर्नमेंट जो रह चुकी है अभी विपक्ष में है उसकी क्या करता है, उसकी सारी चीज़ें चेक करता है। पेश करने के केंद्र सरकार के फैसले के जवाब में कांग्रेस पार्टी ने क्या कि नरेंद्र मोदी के एक दशक लंबे कार्यकाल पर प्रकाश डालते हुए एक ब्लैक पेपर जारी किया है। बस आपको याद रखना है ब्लैक पेपर कौन जारी करता है और व्हाइट पेपर कौन जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल देखते हैं क्या है, टेक्निकल एजुकेशन बॉडी टू सपोर्ट स्टूडेंट्स इन ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स। क्या हो रहा है इसमें, जैसे कोई भी अगर स्टूडेंट है एम टेक कर रहा है, बी टेक कर रहा है, या कोई टेक्निकल अगर कुछ कोर्स कर रहा है और उसको कुछ चीज़ें नई सीखनी है, बाहर जाके पढ़ना है या बाहर जाके कोई इंटर्नशिप करनी है, कुछ चीज़ें सीखनी है, चाहे वो सिंगल स्टूडेंट हो या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हो या टीम ऑफ द स्टूडेंट हो, अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको अलाउंसेस देगी, पैसे देगी, ट्रैवल करने के ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं वो भी देगी, और भी जो खर्चे होते हैं वो देगी। तो मतलब पर पर्सन अप्रॉक्स जो गवर्नमेंट देने वाली है 2.5 लाख रुपए देने वाली। तो अगर आप में से आपके नोन में से कोई बीटेक एमटेक वगैरह कर रहा है, इसमें देखिए लिखा होगा सारा, दिखा देती हूँ मैं आपको। लिखा है एलिजिबिलिटी एक्सटेंड टू द स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन डिप्लोमा, कोई डिप्लोमा कर रहे हो आप, बीई बीटेक कर रहे हो, इंटीग्रेटेड एमटेक कर रहे हो, या एमई एमटेक कर रहे हो। ठीक है, प्रोग्राम्स एआईसीटीई जो है प्रोग्राम अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। क्या हो रहा है कि जो भी ऑल ओवर इंडिया में हमारे जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं जो अच्छे टेक्निकल मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, अगर आप वहाँ से कहीं पे भी इनरोल्ड होना तो आप क्या कर सकते हो, आप एक तरीके से गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, 2.5 लाख रुपए पर पर्सन और पर टीम के हिसाब से अलग डिसाइड किया गया, वो पैसे आपको मिलेंगे, आप उससे ट्रैवल कर सकते हो, चीज़ें नहीं सीख सकते हो। ठीक है, इसमें यही दिया गया है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। एन इनिशिएटिव ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एआईसीटीसी का फुल फॉर्म ये है, एम्ड एट bolstering the global competitiveness of Indian student in technical education। तो जो इंडियन स्टूडेंट्स हमारे हैं टेक्निकल चीज़ें सीखें, जाकर के बाहर अच्छी चीज़ें सीख कर आए और यहाँ पे स्टार्टअप्स करें, कोई इनोवेशन करें। इसके लिए क्या करें, गवर्नमेंट हमारी जो स्टूडेंट्स टेक्निकल टीम से टेक्निकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं उनको बाहर भेज रही है, उनको थोड़ा सपोर्ट करिए, मोटिवेट करके आप बाहर जाइए, सीख कर आइए चीज़ें, फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करिए। तो बट होता उल्टा है, आपको पता है, बाहर जाते हैं स्टूडेंट पढ़ने के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ सीखते हैं, फिर वहाँ पे कोई एमएनसीज में या बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करते हैं, करोड़ों रुपए का पैकेज उठा के वहीं रहने लगते। देखिए अगर आप ऑल ओवर इन वर्ल्ड में देखेंगे, यूके हो यूएस हो, बड़ी बड़ी पोस्ट जो होती है, बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है, वो कौन संभाल रहा है, इंडियन संभाल रहे हैं। तो होता यही है कि जाते हैं पढ़ने के लिए, बट गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या कर रही है कि आप पढ़ने जाइए, चीज़ें सीखिए, और हमारे यहाँ पर आकर इंडिया में आकर के नई चीज़ें स्टार्ट करिए, नए इनोवेशंस कीजिए। इसके लिए क्या कर रही है, चीज़ें स्टार्ट की जा रही हैं। बात करें अगर दूसरा, इट इज़ डिजाइंड टू फाइनेंशियल सपोर्ट। क्या किया जाएगा इसमें, फाइनेंशियल सपोर्ट स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाएगा। मैंने बताया आपको 2.5 लाख पर स्टूडेंट दिया जाएगा अगर आप कोई जाना चाह रहा है। स्टूडेंट जो एस्पिरिंग टू कंप्लीट इन इंटरनेशनल साइंटिफिक इवेंट्स, अगर आप किसी इवेंट में जाना चाहते हो तो आपका आने जाने खर्चा वगैरह भी देगी। ठीक है, जो देखिए एसएसबी वगैरह होता है ना किसी स्टूडेंट को, तो क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है अगर कोई एसएसबी वगैरह देना है तो उसका जो ट्रैवल जो फेयर वगैरह होता है, जो खर्च होता है, वो सारा गवर्नमेंट ही देती है। इस तरीके से इसमें किया जा रहा है। इंडिविजुअल स्टूडेंट्स और स्टूडेंट टीम्स, अगर आपसे पूछे किसी सिर्फ इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए दिया गया, नहीं, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स भी है, सिंगल स्टूडेंट भी इसमें काउंट होगा, या अगर कोई स्टूडेंट की टीम है वो भी जाना चाहे, जैसे कोई 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोग हैं, किसी चीज़ में रिसर्च कर रहे हैं, किसी डिप्लोमा ले रहे हैं, वो सारे 5 जाना चाहते हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो वो भी आ सकते हैं। ठीक है, आर एलिजिबल टू रिसीव ट्रैवल ग्रांट्स टू पार्टेक इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स।
मतलब अगर पार्ट लेना चाह रहे हो तो आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मिलेंगे। फाइनेंशियल एड प्रोवाइडेड बाय AICTE स्कीम रीचेज अप टू 2 lakhs पर स्टूडेंट, सॉरी 2 lakhs होगा, 2.5 नहीं होगा, तो लगभग 2 लाख रुपए पर स्टूडेंट दिया जाएगा इसमें। फिर क्या है, ईच टीम ऑफ द स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट अंडर द स्कीम वंस ड्यूरिंग द देयर कोर्स ऑफ स्टडी। देखिए अगर आप कोर्स कर चुके हो तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन आप ड्यूरिंग द कोर्स इसका फ़ायदा ले सकते हो। तो जो भी डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, BE कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप अगर ऐसी चीज़ें कर रहे हो तो आपको फिर फ़ायदा इस चीज़ का मिल सकता है। ठीक है, देखते हैं, मैंने कुछ ना यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स डाले हैं जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हैं, क्योंकि घूम फिर करके क्या होता है ना, ये जो हमारे राइट्स हैं वो आपको पूछता रहता है, सारी चीज़ें फंडामेंटल राइट्स वगैरह है ना, घूम फिर के आपसे क्वेश्चन पूछता रहता है। तो मैं एक रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अगर बात करें राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करें तो आर्टिकल 45 है। राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल 21A। एजुकेशन फॉर वुमेन अगर बात करें तो 15(1)(3 है। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है तो SC ST एंड अदर वीकर सेक्शंस के लिए तो आर्टिकल 46 है। रिलीजियस एजुकेशन की बात करें तो आर्टिकल 25 से 28 के बीच दिया गया है, 28 का 1, 2 एंड 3 है। ठीक है, एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ है तो आर्टिकल 29 है। अगर माइनॉरिटीज़ की बात की जाए तो आर्टिकल 29 में सारी बातें कही गई हैं। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर मतलब कोई माइनॉरिटी है, मतलब मान लीजिए कोई ऐसी कौम है जो जिसमें लोग बहुत कम हैं, वो अपनी कोई एजुकेशन चलाना चाहते हैं, कुछ चीज़ें देना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मदरसे वगैरह चलते हैं अलग अलग स्टेट में। अभी यूके में, चलो उत्तराखंड में तो अभी बंद कर दिया गया है क्योंकि UCC आया हुआ है, तो वहाँ पे कोई भी ऐसी मतलब आप स्पेसिफिक एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। बाकी मुद्दा ये था जो उत्तराखंड में चल रहा ना, कि अभी मदरसे को हटाने के लिए मतलब गवर्नमेंट ने जारी किया कि जो आपका मदरसा बना हुआ है और वहाँ पर रेलवे स्टेशन है, उसकी जो प्रॉपर्टी उससे बना हुआ है, इसलिए हटाया जा रहा था। लेकिन क्या वो दंगे हो गए वहाँ पे बहुत सारे, और मतलब लोगों की जानें भी जा रही हैं, लोगों के घायल भी हो रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो हर स्टेट में मतलब ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। कि उत्तराखंड में तो अभी UCC लागू हो गया है ना, तो वहाँ पे क्या है, सबके लिए एक जैसे ही रूल्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जो मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हों, चाहे जिस मामले, शादी विवाह का मामला हो, तलाक का मामला हो, या अभी प्रॉपर्टी का मामला हो, तो सारी चीज़ें वहाँ पे सेम कर दी गई, इसलिए भी चीज़ें वहाँ पे हाईलाइट हो रही हैं। तो ये बोल क्या रहा है, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आपसे घुमा के पूछ सकता है ना किस में दिया गया है, तो आर्टिकल 30 में दिया गया है। ठीक है, बात करें इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज जो दिया जाता है, आर्टिकल 350A है। प्रमोशन ऑफ हिंदी पूछा जाए तो आर्टिकल 351 है। एजुकेशन इन यूनियन टेरिटरीज अगर बात करें तो आर्टिकल 239 है। क्योंकि UT में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, तो वहाँ पर थोड़े रूल्स अलग चलते हैं, इसलिए भी लिखा गया है। फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन जो है आर्टिकल 51A है। ठीक है, याद रखिएगा आप। चलते हैं महाराज के नेक्स्ट आर्टिकल पर। एक किलकारी करके एक योजना शुरू की गई है, और उसमें एप्लीकेशन में स्टार्ट किया गया है। ये बच्चों की हेल्प से, मदर के हेल्थ से रिलेटेड है ये, तो इसको देखेंगे हम एक बार। क्या लिखा है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो अगर आपसे मंत्रालय पूछता है तो स्टेट के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोफेसर जो SP सिंह बघाल हैं एंड डॉक्टर भारती प्रवीण पंवार है, लॉन्च मोबाइल हेल्थ सर्विस, जो स्टार्ट किए मोबाइल सर्विस किलकारी। नाम कितना अच्छा रखा, किलकारी, मतलब जो बच्चे होते हैं ना पैदा, तो जो सबसे पहली आवाज़ आती है उसको बोलते हैं किलकारी मारना, तो किलकारी लिखा है एप्लीकेशन का नाम। एंड मोबाइल एकेडमी इन महाराष्ट्र और गुजरात स्ट्रेंथन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो पब्लिक हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको अच्छा करने के लिए, उसको इन्हांस करने के लिए महाराष्ट्र और गुजरात में स्टार्ट किया गया है। तो अगर आपसे पूछता है कहाँ पर लॉन्च किया गया, कौन कौन से स्टेट में है, तो महाराष्ट्र होगा पहला, दूसरा हमारा हो जाएगा क्या, गुजरात। ठीक है, गुजरात है, महाराष्ट्र और गुजरात में स्टार्ट किया गया है। फिर इसके बारे में क्या लिखा, किलकारी प्रोग्राम एम्स टू ऑफर वीकली सर्विसेज, हफ्ते दर हफ्ते आपको सर्विसेज दी जाएंगी। टाइमली एक्सेसिबल है, आप जब भी चाहो उसको एक्सेस कर सकते हो। एक्यूरेट एंड पार्टिनेट है, अगर बात करें तो बिल्कुल एक्यूरेट आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। और लगभग 72 ऑडियोज़ अवेलेबल हैं मैसेज के फॉर्म में। IVR जो है अबाउट रिप्रोडक्शन है, मैटरनल है, जो बच्चों के बारे में है, पैदा होते हैं बच्चे, उन चीज़ों के बारे में नॉलेज वगैरह है, सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई हैं। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ केयर है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे बेनिफिशरीज होंगी, जो मदर्स होंगी, बच्चे होंगे, वो सब चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई हैं। अगर बात करें और इसमें क्या लिखा, द लॉन्च ऑफ किलकारी प्रोग्राम इज इन लाइव विद द गवर्नमेंट कमिटमेंट टू प्रायोरिटाइज द पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथन सिटीजन सेंटर हेल्थ सर्विसेज बाई लिवरेजिंग इंडियन एक्सपेंडिंग मोबाइल फोन
पेनिट्रेशन। तो मोबाइल फ़ोन के थ्रू क्या किया जा रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, मोबाइल फ़ोन के थ्रू जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे चीज़ों के बारे में। उसी का एक तरीके से ये एक नेक्स्ट स्टेप मान सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल रही है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमारा नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे किलकारी प्रोग्राम है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी लोगों को, इसमें दिया है। तो ए सेंट्रलाइज इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स है बेस्ड ऑन मोबाइल हेल्थ सर्विसेज। तो आपको मोबाइल मतलब एक तरीके से मोबाइल एप्लीकेशन है, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हो, जान सकते हो, ठीक है। इट डिलीवर्स फ्री वीकली टाइम अप्रोप्रिएट 72 ऑडियोज मैसेज अबाउट। तो बहुत मतलब बिल्कुल फ्री है, हफ्ते दर हफ्ते होता है, आपको 72 ऑडियोज उसमें फ्री मिल जाएंगे। प्रेगनेंसी है, चाइल्ड बर्थ है, चाइल्ड केयर है, डायरेक्ट टू फैमिलीज, मोबाइल फ़ोन फ्रॉम द सेकेंड टाइम ट्रिमस्टर ऑफ प्रेगनेंसी अंटिल द चाइल्ड इज़ 1 ईयर। क्या होता है, अगर बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जब तक 1 साल का नहीं हो जाता तब तक की सारी चीज़ें वहाँ पे आपको सारी नॉलेज वगैरह आपको प्रोवाइड की जाएगी। इट इज़ सेंट्रली हॉस्टेड बाय द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अगर आपसे मंत्रालय पूछा है कि कहाँ कौन से मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हमारा है, MOHFW है जो उसने इसको स्टार्ट किया है। ऑल द स्टेट एंड ड्यूटीज एंड नो फर्दर investment in the technology, telephony infrastructure और operational cost are required to borne by state and UTs। क्या क्या टोटल पूरी तरीके से फ्री है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है। और मंत्रालय कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। इसमें देखा है दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर स्टेट एंड यूटीज एंड बेनिफिशरीज। स्टेट हो चाहे यूटी हो, जो भी बेनिफिशरीज है उनके लिए टोटली फ्री सर्विसेज। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं लगने वाला है। द प्रोग्राम इज इंटीग्रेटेड विद द सेंट्रलाइज रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। जो हमारा रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर था ना, उसके साथ इसको क्या किया गया, मर्ज करके स्टार्ट किया गया है। फिर ये मंत्रालय सेम है इसका, ठीक है। द सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द हेल्थ है, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज के लिए सिंगल सोर्स की तरह काम करेगा। करंटली किलकारी इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन इन 18 स्टेट्स एंड यूटीज। अभी क्या हुआ है, सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र में ही स्टार्ट किया गया है, इसे लॉन्च किया गया। और भी 18 स्टेट्स ऐसे हैं या यूटीज ऐसे हैं जिसमें ये स्टार्ट किया जाने वाला है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। तो बस आपको स्टेट याद रखना है, किस मंत्रालय ने स्टार्ट किया है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है नो डिसबर्सल डिले ऑफ PLI शॉप्स फॉर वाइट गुड्स। आपको पता होना चाहिए वाइट गुड्स क्या है। वाइट गुड्स होता है जैसे हमारा AC हो गया, हमारे फ्रिज हो गए, ज़्यादातर AC होता है और जो हम लाइट्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, LED लाइट्स वगैरह, उनको बोलते हैं वाइट गुड्स। इनसे वाइट कलर की रोशनी निकलती है, ज़्यादातर ये प्रोडक्ट वाइट भी होते हैं। AC देखिए आपको बहुत कम होगा कि कलरफुल मिलेगा, ज़्यादातर वाइट ही होते हैं, तो शायद इसलिए इनको वाइट गुड्स वगैरह कहा जाता है, ठीक है। इसका हम देखते हैं क्या लिखा गया है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वो बोल रही है कि आप ना जो वाइट गुड्स का प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन बढ़ाइए, उनमें चीज़ें अच्छी नई नई इंप्लीमेंट करिए, ताकि हम जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं, जो हमारा मतलब ऑल ओवर एक्सपोर्ट ऑल ओवर वर्ल्ड जो हो, तो वो बढ़े, थोड़ा सा चीज़ें हमारे पक्ष में आए। तो इसके बारे में स्टार्ट किया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है। Designed to create a complete component ecosystem for the air conditioners and LED lights industry in India and make India an integral part of the global supply chain। जो ग्लोबल सप्लाई चेन है जो वाइट गुड्स की, चाहे वो LED बल्ब्स हों या फिर हमारे ACs वगैरह हों, उनको ऐसे बनाना है, ऐसी चीज़ें करनी, उनको डेवलप करना है। इसके लिए क्या करे गवर्नमेंट, जो है जो कंपनीज वगैरह हैं, जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं, जो चीज़ें ऐसी बना रहे हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है, उनको इंक्रीमेंट दे रही है, उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करी, ताकि आप प्रोडक्शन बढ़ाइए, चीज़ें बढ़ाइए, ताकि क्या करें हम जो ग्लोबल जो सप्लाई चेन है हमारी, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो लोग यहाँ वहाँ मतलब क्या करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं, उसका पार्ट हम बन सकें, ठीक है। The scheme was notified by the Department of Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT जो है उसने स्टार्ट किया 2021 में इसे। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो लक्ष्य क्या क्या रखे गए हमें, हमारा मतलब क्या इससे हमें क्या क्या मतलब चीज़ें मिलेंगी। It proposes a financial incentives to boost domestic मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट इन द वाइट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन। तो क्या बोल रहे हैं कि ऐसा करना है, हमें चीज़ें ऐसी करनी है कि हम जो क्या है इन्वेस्टमेंट बाहर से ला सकें और हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो हम कर रहे हैं उसको बढ़ा सकें, ठीक है। देखिए द स्कीम विल एक्सटेंड एन इंसेंटिव ऑफ 4 to 6%। क्या होगा अगर स्कीम लॉन्च होती है तो जो भी चीज़ें हैं उनको 4 to 6% इंसेंटिव मिलेगा ऑन
इंक्रीमेंटल टर्नओवर ओवर द बेस ईयर, 2019-20 को बेस ईयर मनाया गया है। उसके तहत क्या होगा, सबको जो भी कंपनीज वगैरह हैं, जो भी मतलब मैन्युफैक्चर कर रही हैं, उनको इंसेंटिव्स वगैरह भी थोड़ा सा मोटिवेट करने के, जैसे सेल्स वगैरह टीम होती है ना, कोई भी कंपनी देखिए, कोई भी एडोटेक कंपनी होगी और अलग अलग जो सेल्स कंपनीज होती है, वो क्या करती हैं, जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज होते हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, भाई आप इतनी सेल करिए, आपको हम इतना % इंसेंटिव देंगे। तो उन्हीं उसी तरीके से रखा गया कि जैसे बी कंपनी है कोई, ठीक है, उसको बोला गया कि आप ना मैन्युफैक्चरिंग करिए 200 या 20,000, मान ली 20,000 अगर आप एसी करते हो और अगर आपका टर्नओवर जो है 10 करोड़ का है, ठीक है, 10 करोड़ का है, तो आपको हम क्या करेंगे, इसका टोटल 4 से 6% तक का इंसेंटिव देंगे। इससे क्या होगा, इससे जो कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो मैन्युफैक्चर करेंगे, ताकि ट्रेड वगैरह हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। Applicant can be any company that should be incorporated India under the provisions of Company Act 2013। कोई भी ऐसी कंपनी जो कंपनी एक्ट हमारा है 2013 का, उसके तहत रजिस्टर है, वो इसका फ़ायदा उठा सकती है, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है 4,797 करोड़ जो रुपीज़ हैं, पृथ्वी टू बूस्ट एटमॉस्फेयर पोलर एंड ओशियन रिसर्च सेज राजीजू। तो जो राजीजू जी हैं, उन्होंने बोला है कि हमने लगभग 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो ताकि जो पृथ्वी हमारा है, पृथ्वी तक कैसे प्रोग्राम का नाम है, उसे क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को बूस्ट करेंगे, इन्वायरमेंट की सफाई करेंगे, और इसमें सारी चीज़ें शामिल है, एटमॉस्फेयर, पोलर जो पोल्स वगैरह हैं वो, और क्या है, ओशन रिसर्च को भी बढ़ाने की बात की गई, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, द पृथ्वी विज्ञान विल बी एन अम्ब्रेला स्कीम स्प्रेड हेडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो अगर आपसे पूछता है कि जो पृथ्वी विज्ञान जो चलाया जा रहा है प्रोग्राम, अम्ब्रेला स्कीम जो है वो किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है, किस मंत्रालय के तहत स्टार्ट किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत स्टार्ट किया गया है। टू हेल्प continue many of the ongoing research projects and efforts in the areas of atmosphere, hydrosphere, cryosphere, geosphere and biosphere till 2026 said in written reply in लोकसभा में ऐसी बात कही गई है कि उन्होंने बोला है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, जो भी इन्वायरमेंटल चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई ना, ये सारी चीज़ें एक मैं आपने पढ़ा होगा, इन्वायरमेंट में आ जाती है, एटमॉस्फेयर में आ जाती है। तो क्या हो गया, 2026 तक इन सब चीज़ों में हम क्या करेंगे, अच्छे से सारी चीज़ें ऐड करेंगे, ताकि जो पोल्यूशन वगैरह है वो कम किया जा सके और नई नई चीज़ें हम इसमें ईजाद कर सकें, ठीक है। देखिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं। स्टैंड्स फॉर, अगर पृथ्वी विज्ञान प्रोग्राम की बात करें, जो अम्ब्रेला स्कीम है उसकी बात करें, तो क्या है, स्टैंड फॉर promoting research in earth system science technology and human resources development। तो क्या कर रहा है, जो पृथ्वी का फुल फॉर्म क्या है, प्रमोट करना चाहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, किसके बारे में, अर्थ सिस्टम हो गया, जो हमारा अर्थ का सिस्टम वगैरह है उसके बारे में, टेक्नोलॉजी हो गई, ह्यूमन रिसोर्सेज जो होंगे उनका डेवलपमेंट कैसे किया जाए, इस सब के बारे में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है ये। पृथ्वी विज्ञान जो है, मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसकी, अगर बात करें किस चीज़ के लिए काम कर रहा है, एम क्या है, टू सिग्निफिकेंटली इन्हांस रिसर्च मॉडलिंग एंड सर्विस डिलीवरी अक्रॉस क्रूशियल एरियाज लाइक वेदर, क्लाइमेट, ओशन एंड पोलर रीजन्स। क्या कर रहा है, ऐसी चीज़ें स्टार्ट करना चाह रहे हैं इसके तहत, जो भी हम मतलब इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं, चाहे वो वेदर के बारे में हो, क्लाइमेट के बारे में, ओशंस के बारे में हो, या फिर पोलर रीजन्स के बारे में हो, उसको और अच्छे से इन्हांस कर सके वो जो भी क्रूशियल एरियाज हैं, ठीक है। अगर बात करें इम्प्लीमेंट किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मैंने बताया आपको ऑलरेडी, टेन्योर क्या है, 21 से 26 है, 2026 तक काम करने वाला है ये। पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ है क्या, होलिस्टिकली एड्रेस ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द अर्थ सिस्टम साइंस। तो जो हमारा पृथ्वी का जो भी साइंस है, सिस्टम का जो भी साइंस में जो चीज़ें आ रही हैं, सबको हम होलिस्टिकली मतलब पूरा मतलब राउंड फिगर सबको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, ठीक है। अगर क्या लिखा है, कंपोनेंट्स, इसके तहत ऑलरेडी 5 स्कीम्स अलग अलग चलाई जा रही हैं। तो जैसे मैंने बताया ना, ये अम्ब्रेला स्कीम है, पृथ्वी जो है अम्ब्रेला स्कीम है, बहुत सारी स्कीम जो एक साथ काम करती हैं जिस स्कीम के तहत ना, उसको अम्ब्रेला स्कीम बोलते हैं। तो इसमें अलग अलग बात करें तो कौन कौन सी स्कीम चल रही है, एक हमारा है एक्रॉस, क्रॉस का फुल फॉर्म है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्वेशन सिस्टम एंड सर्विसेज, ठीक है। दूसरा हमारा है ओ स्मार्ट है, ओ स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है, ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तीसरा हमारा है पेसर, पेसर क्या क्या, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च है। चौथा हमारा है सेग, सेग का फुल फॉर्म क्या है, सिस्मोलॉजी एंड जियो साइंसेज, ठीक है। आपके इससे फुल फॉर्म पूछ सकता है ना, रिसर्च। और नेक्स्ट हमारा क्या है, ये है रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच, ठीक है। ये आपका हो गया, ये सारी स्कीम क्या है,
तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पूछी गई है, जिसमें बोल रहा है भारत का जो है रैंक क्या है, इसमें 2023 की पूछी गई। तो आप लोगों को लग सकता है कि 2023 का मैं क्यों पढ़ा रही हूँ। देखिए 2023 का ही है, इसके बाद इसकी कोई रिपोर्ट या रिजल्ट नहीं आए हुए, इसलिए हम 2023 का ही पढ़ रहे हैं। आपसे क्वेश्चन अगर पूछ के 2023 के बारे में ही पूछेगा। तो ऑप्शन हमारे हैं 38, 42, 51 या 65। तो हमारा सही आंसर क्या है, 38 नंबर पर है। हम अभी कितने नंबर पर है, 38 नंबर पर है। ठीक है, अगर बात के कौन रिलीज करता है तो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। हम 38 नंबर पर है। सिंगापुर फर्स्ट नंबर पर है और फिनलैंड जो है वो सेकंड नंबर पर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बात करेगा थोड़ा वर्ल्ड बैंक के बारे में। जैसे क्वेश्चंस वगैरह वर्ल्ड बैंक से पूछता रहता है, जो भी क्वेश्चन वगैरह मैं पढ़ाती हूँ ना ऐसे कि किसने रिपोर्ट निकाली है, वो मैं आपको बार बार पढ़ाती रहती हूँ कि वर्ल्ड बैंक क्या है, कहाँ पे स्टेब्लिश है, मुख्यालय कहाँ पर है, या उसका मतलब उसकी स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना हुई थी 1944 में, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, और प्रेसिडेंट अभी कौन है इसके, अजय बंगा इसके प्रेसिडेंट है। देखिए इंडियन नेम है। अगर बात करें मोटो क्या है, मोटो इसका है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड फ्री वर्किंग क्या है, मतलब किस लिए काम कर रहा है, वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, मतलब दुनिया को क्या है गरीबी से मुक्त करने के लिए काम करता है। अगर बात करें कौन कौन सी रिपोर्ट्स जारी करता है, तो एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी करता है, रेमिटेंस रिपोर्ट जारी करता है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है ये कैंसिल करके अब ये नई रिपोर्ट जारी करने लगा है, बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, आप याद रखिएगा, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो डूइंग बिजनेस है अपने ही जारी करता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स हो गया और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स वगैरह ऐड की हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में जरूर पूछ सकता है। रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछता है, तो बार बार रिपीटेड मोड में आपको बार बार पढ़ाती जा रही हूँ मैं। देखेंगे बात करें तो क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है, सॉरी इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो रिपोर्ट्स हैं उनमें इंडिया की रैंक क्या है और पहले नंबर पर कौन था। ठीक है, ज़्यादा लेंदी नहीं किया है क्योंकि कौन जारी करता है इससे रिलेटेड वीडियोस में बहुत बार ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो यहाँ पे सिर्फ देखेंगे पहले नंबर पर कौन है और इंडिया की रैंक क्या है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो इंडिया जो है 126 नंबर पर, पहले नंबर पर फिनलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें तो 126 नंबर पर इंडिया फिर से इसमें है, आइसलैंड पहले नंबर पर है। ग्लोबल जेंडर गैप की बात करें तो 127, मतलब लग रहा है 126 फेवरेट है इंडिया का। आइसलैंड जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, आइसलैंड सॉरी मतलब पहले नंबर पर है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है उसमें जो है इंडिया 4th नंबर पर है, पहले नंबर पर यूएसए है। ये थोड़ा सा होता है ना किसके पास ज़्यादा मिलिट्री है या मतलब वेपन्स वगैरह ज़्यादा है, ताकत को काउंट करता है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है उसमें भारत 67 नंबर पर है, स्वीडन फर्स्ट नंबर पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको भी जारी करता है। देखिए ये सारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है। ठीक है, एक है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है 2023 में जारी किया था। इंडिया 40 नंबर पर है, डेनमार्क पहले नंबर पर है। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो हमारा जारी हुआ है उसमें इंडिया 161 नंबर पर है, नॉर्वे है पहले नंबर पर। अगर बात करें कौन जारी करता है तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर से जारी करता है। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है 131 नंबर पर हम है, इन सिंगापुर फर्स्ट नंबर पर है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो है यूएस फर्स्ट नंबर पर है, चाइना सेकंड नंबर पर है, इंडिया जो है 3rd नंबर पर है। ठीक है, ये इसका पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है क्योंकि पूछ सकते ज़्यादा लोग हैं इसमें नहीं। वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट जारी करता है रसद प्रदर्शन सूचकांक, जो मैंने पढ़ाया अभी वही बोला है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स उसको हिंदी में बोलते हैं। रसद प्रदर्शन सूचकांक जो है इंडिया है 38 नंबर पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। जो हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है उसमें इंडिया 40 है और स्विट्जरलैंड है फर्स्ट नंबर पर, और इसको विपो जारी करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन करके है। ग्लोबल हंटर इंडेक्स की बात करते हैं जो इंडिया है 111वें नंबर पर है और बेलारूस फर्स्ट नंबर पर है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की बात करें तो 56 नंबर पर हम है, स्विट्जरलैंड जो है फर्स्ट नंबर पर है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स की बात करें तो 45 नंबर पर हम है, नीदरलैंड फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स जो है 64 नंबर पर हम है, डेनमार्क पहले नंबर पर है। IQ एयर मोस्ट पोल्यूटेड सिटी की बात करें तो बीजिंग जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में बीजिंग पहले नंबर पर है। इंडिया में बात करें तो मुंबई पहले नंबर पर है। ठीक है, क्या है इंडिया स्किल रिपोर्ट जो हुई है उसमें मतलब उसमें क्या है जो 2024 में रिपोर्ट जो आई है, क्या है इंडिया स्किल रिपोर्ट, उसमें हमारा कौन सा स्टेट नंबर 1 पर है, केरला। इसका मतलब ये होता है कि कहाँ पे जॉब करना आसान है, जहाँ पे जॉब करना आसान है, वर्किंग इन्वायरमेंट है, वर्किंग कंडीशन बहुत आसान है, वो इस तरीके से मतलब इसमें बताते हैं चीज़ें। ठीक है, NCRB का जो है खाद्य पदार्थों मिलावट के मामले में दिल्ली नंबर 1 पर है। वर्ल्ड बैंक ने जो जारी किया दुनिया का सबसे बड़ा पेशेंट प्राप्त करता जो रेमिटेंस सबसे ज़्यादा जिसको मिलता है वो भारत है। हेले पासपोर्ट में हमारी जो रैंकिंग है वो 80 है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में हम 7th नंबर पर है। ठीक है, कुछ मैंने ना इस नेक्स्ट मतलब 2024 के भी डाले हैं, तो ये आई थिंक ये शायद 2024 के हैं।
करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो 2023 का है उसमें 93 नंबर पर हम हैं। डेनमार्क जो है पहले नंबर पर है, ठीक है। ये रिपोर्ट 2024 में आए हैं सारे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी है इंटरनेशनल, इसको जारी करता है, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का जो हमारा हुआ है उसमें इंदौर और सूरत दोनों पहले नंबर पर आए हुए हैं, ठीक है। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड की बात करें कौन सा है, तो महू छावनी बोर्ड है। फिर क्या है, 1 लाख से कम आबादी में शाश्वत महाराष्ट्र राज्यों में है, ठीक है। सबसे जो चीज़ें उसमें बताई गई हैं, महाराष्ट्र हो गया, एमपी छत्तीसगढ़ हो गया। सबसे स्वच्छ गंगा शहर की बात करें अगर, तो वाराणसी और प्रयागराज है। सफाई मित्र शहर जो हमारा है चंडीगढ़ है, ठीक है। हिंद तेंदुआ रिपोर्ट जो जारी की गई थी अभी कुछ दिन पहले, उसमें इंडिया में बताए गए हैं 718, मैक्सिमम जो है लद्दाख में 470 है, मिनिमम जो है जम्मू कश्मीर में 95 है। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग जो स्टार्ट की गई, लंदन पहले नंबर पर है, बेंगलुरु 6 नंबर पर है, ठीक है। ये होगी सारी रिपोर्ट्स हमारी, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए आर को जो पेपर आने वाला है ना, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपसे रिपोर्ट्स वगैरह से जरूर पूछता है, चाहे रैंकिंग पूछे या कौन जारी करता है, ये पूछ सकता है। तो मैंने आपको इतनी बार पढ़ा दिया, मुझे तो याद हो गए, फिलहाल आपको याद हुए कि नहीं ये पता नहीं, क्योंकि आप तो बिल्कुल देखिए मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो मेरा ध्यान ज़्यादातर होता है कि कैसे पढ़ाऊँ मैं, मेरा फोकस तब भी इसमें नहीं होता है कि क्या पढ़ाया जा रहा है। मैं कई बार मिस कर मतलब मेरे दिमाग में नहीं चल पाती चीज़ें, नहीं याद पढ़ पाती हैं। लेकिन आपको क्या है, आप पढ़ रहे हो या आप देख रहे हो वीडियो किस लिए, ताकि आपको याद हो जाए, तो आप ज़्यादा ध्यान से देखते होगे ना, तो अच्छे से याद करके जाइएगा, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। पेन चेंज कर, थोड़ा बोर हो गए इस पेन से, दूसरा पेन लेते हैं हम, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत म्यांमार सीमा की लंबाई कितनी है जिस पर भारत सरकार बाड़ लगाने की योजना बना रहा है। मतलब भारत और म्यांमार सीमा पर क्या हो रहा है, एक तरीके से हम तार लगाने की योजना बना रहे हैं। ये हमारे जो अमित शाह जी हैं गृह मंत्री, उन्होंने ये बताया बातें, मतलब उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि हम तार वगैरह लगाएंगे, कि जो रिफ्यूजीज वगैरह हैं, स्मगलिंग वगैरह होती है ना, वो समस्या टाइमली बढ़ती ही जा रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। तो अगर बात करें कितनी है लंबाई, पूछ रहा है कितनी है जिसमें बाड़ लगाया जाएगा, तो 1683 है, ठीक है, 1683 याद रखिएगा आप। चलते हैं थोड़ा म्यांमार देख लेते हैं। म्यांमार के जो बॉर्डर हमारे जो कौन कौन से स्टेट्स वगैरह हैं जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो एक हमारा है अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया और मिजोरम हो गया, ये सब शेयर करते हैं। सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश जो है 520 किलोमीटर शेयर कर रहा है। नागालैंड जो है 215, अगर आपको नहीं दिख रहा है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक, 215 है। मणिपुर है 398 किलोमीटर और मिजोरम है 510 किलोमीटर, ठीक है। याद रखिएगा टोटल हमारी कितनी बाउंड्री है, 1643 किलोमीटर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने म्यांमार के बारे में लिखी हैं कि कैपिटल क्या है और उनकी करेंसी क्या है, ठीक है। इसके ऊपर देख लीजिएगा, मैप ये रहा म्यांमार का, सारी चीज़ें मैंने जोग्राफिकल जो लोकेशन वगैरह इसमें ऐड कर दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन जो 2024 का हो रहा है, कहाँ पर आयोजित किया जाने वाला है। कहाँ पर आयोजित करने वाला है, ऑप्शन देखते हैं हम। न्यूयॉर्क है, लंदन है, न्यू दिल्ली है, दुबई है। तो आप आंसर मार्क करिए कहाँ पर होने वाला है। ये होने वाला है दुबई में, दुबई में होने वाला है। और नरेंद्र मोदी जी, हमारे पीएम जो नरेंद्र मोदी है, उनको बुलाया जा रहा है, उनको इनवाइट किया जा रहा है, इसमें इनवाइट किया गया है, सेकंड टाइम बुलाया जा रहा है, ठीक है। इन्हें बात करें पहली बार कब बुलाया गया, तो पहली बार 2018 में बुलाया गया था। और दुबई की अगर बात करें, दुबई 100% पेपरलेस होने, 100% पेपरलेस पेपरलेस गवर्नमेंट है ऑल ओवर वर्ल्ड की, मतलब यहाँ पे कोई भी पेपर वगैरह यूज़ नहीं होता है गवर्नमेंटल कामों के लिए, ठीक है। अगर बात करें तो अभी 14 फैब को नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं यहाँ पे यूएई में, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी जाने वाले हैं यूएई में, वहाँ पे एक मंदिर है, उसका उद्घाटन होने वाला है। हिंदू मंदिर है, BAPS करके है, ठीक है। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, BABS है, ठीक है, BABS हिंदू मंदिर है। इसका उद्घाटन करने के लिए हमारे PM मोदी वहाँ पे जाने वाले हैं। कब जाने वाले हैं, 14 फैब, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, आप सब लोग सेलिब्रेट करेंगे ही। क्या है उस दिन, मातृ पितृ पूजन दिवस या ब्लैक डे मनाइएगा, ठीक है, वैलेंटाइन डे मत मनाइएगा। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, WHO ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस कैंसर से सर्वाधिक मृत्यु हुई है। देखिए बात करेंगे मृत्यु होती है कैंसर से, तो दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है सेकंड नंबर पर कैंसर से होती हैं। फर्स्ट नंबर पर अलग अलग चीज़ें हैं, तो सेकंड नंबर पर कैंसर से होती हैं। और बात की जा रही है इसमें तो कौन से कैंसर से होती हैं ये हमें देखना है। तो ऑप्शन हमारे सर्वाइकल कैंसर, महिला स्तन कैंसर, फेफड़े कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर। तो हमारा पहले नंबर पर क्या है, लंग्स
लंग्स कैंसर है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं सेकंड नंबर पर, ठीक है। और देखते हैं कुछ चीज़ें इसके बारे में क्या है। WHO ने ग्लोबल कैंसर बर्डन नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया कि विश्व मृत्यु का दूसरा सबसे जो सेकंड सबसे बड़ा रीजन क्या है, कैंसर है। और क्या है, कैंसर सर्वाधिक मामले लंग्स कैंसर के हैं, फेफड़ों कैंसर के बारे में है। कैंसर में के जितने भी मामले होते हैं ना, उसका 12.4% जो है केसेस कैसे होते हैं, लंग्स कैंसर के होते हैं। उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर होता है। देखिए ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है, लोग इतना हल्के में लेते हैं। ब्रेस्ट कैंसर है जिसके 11.6% मामले आते हैं, सर्वाधिक मौतें इसी से होती हैं। और अगर बात करें क्या है, कैंसर मुख्य रूप से किन कारणों से होता है, तो तंबाकू, कोई तंबाकू वगैरह खाता है तो बंद कर दीजिएगा। शराब पी रहे हो अगर आप, मोटापा वगैरह है, वायु प्रदूषण वगैरह से क्या हो रहा है, कैंसर होता है। वर्ल्ड कैंसर डे का बात करें, वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 4 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की अगर थीम पूछे तो टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर, ये क्या है, इसकी थीम रही। 4 फरवरी को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड कैंसर डे, तो टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर इसकी थीम रही है। और क्या सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सी वैक्सीन तैयार हुई है, तो अभी स्टार्ट किया गया है ना, अभी रिपोर्ट अभी हाल ही में चर्चा में था कि जो 9 to 14 ईयर्स की फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं, उनको क्या है सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाने की घोषणा की गई, ताकि इन फ्यूचर उनको ऐसे कोई कैंसर वगैरह ना हो। और उसकी अगर बात किया वैक्सीन को, सर्वावैक इसकी वैक्सीन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आप कुछ होना हो आपसे ये वैक्सीन का नाम पूछ सकता है। चर्चा में क्यों आया था, एक तो हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी ने उसमें उन्होंने मतलब बजट में घोषणा की थी कि 9 to 14 ईयर्स की फीमेल्स को क्या होगा, वैक्सीनेशन होगा। साथ ही एक पूनम पांडे करके अभिनेत्री हैं, उनकी मृत्यु हुई नहीं हुई पता नहीं है, थोड़ा सा टेलीमा का मतलब मुद्दा बना हुआ, लेकिन उनकी डेथ हो गई है, ऐसी कोई चर्चा न्यूज आ रही थी, उसकी वजह से भी ये चर्चा में आया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत में ADB की कंट्री निदेशक कौन बनी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो हमारा है ADB है, उसकी जो बोल रहा है निदेशक कौन बनी है, तो ऑप्शन हमारा देखते हैं। दिल्मा रोसेफ, इंद्रमणि पांडे, जिम स्किया, मिया ओका। आप ऑप्शन देख लीजिए, हमारा सही आंसर क्या होगा, मिया ओका। ये है मिया ओका, ये अभी बनी है ADB की कंट्री निदेशक। अगर बात करें हम दिल्मा रोसेफ की, तो न्यू डेवलपमेंट जो हमारा बैंक है उसकी निदेशक बनी हुई है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, इंद्रमणि पांडे जी। इंद्रमणि पांडे जो हैं वो बिम्स्टेक के नए सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं। और जो जिम स्केया है, ये यूके से बिलोंग करती हैं, यूके से हैं, ठीक है, ये यूके से बिलोंग करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था जिम स्केया जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो यूके से हैं। और इनका जो मतलब इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। आप याद रखिएगा, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर हम। ये कुछ मैंने एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ चीज़ें ऐड की हैं। तो स्थापना 1966 में हुई थी, 68 मेंबर टोटल होते हैं। 68 अगर आपसे पूछे सबसे नया मेंबर जो 68 नंबर का कौन सा है, न्यू है। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, जो हेड अभी हैं मासातसुगु असाकावा। मासातसुगु असाकावा इसके अभी हेड हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना ही रखते हैं। आज जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने सारी करवा दी हैं आपकी कवर, चाहे वो क्वेश्चन हो चाहे करंट अफेयर्स हो, सारे डायमेंशंस कवर किए हैं मैंने। तो अगर आप UPSC या UPPCS की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको बेसिक से तैयारी करनी है, तो आप हमारा NCERT फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो हमारा 6 to 12 कंप्लीट NCERT बैच है। बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा। PDF में मिलेंगे आपको प्रिंट आउट करने के लिए, सारी चीज़ें आपको उसमें प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप प्रिपरेशन करें तो हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। आजकल इतना ही रखते हैं, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करते रहिएगा, और हैव अ गुड डे। थैंक यू।